बी टॉकिंग अबाउट मिथिकल रेवोल्यूशंस ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। सो इसके अंदर हम लोग ये किसने दिया था, सबसे पहले ये दिया था थॉमस लीहे ने। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो चीज़ बातें जो यहाँ पे बातें कर रखी हैं इज अबाउट कि किस तरीके से पहले साइकोलॉजी में मेंटलिज्म आया था, है ना, जो जिसमें हम लोग विलियम वुंड की बात करते हैं, एडवर्ड बी टिचनर की बात करते हैं, है ना, उनके बारे में यहाँ पे हमने थोड़ी बातें कर रखी है कि हाउ 1979 में साइकोलॉजी जो थी वो स्टार्ट हुई थी एज अ साइंस, है ना। तो यहाँ पे उसकी बात की है। तो टिल 1913 तो डोमिनेंस ऑफ मेंटलिज्म वाज देयर, क्योंकि 1913 से बिहेवियरिज्म आ गया था, राइट। हमने यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात कर रखी है। और फिर हमने बात की कर रखी है कि हाउ इन 1956 उसके बाद से कॉग्निटिव साइकोलॉजी आ गई है, जिसके अंदर हम लोग बातें करते हैं कि किस तरीके से एआई की का आजकल टाइम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रखी है अ, कि किस तरीके से ना इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे उसकी भी बात कर रखी है कि हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखने लगी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल किस तरीके से था, और कनेक्शनिज्म की बात हमने यहाँ पे कर रखी है, राइट। जिसे यहाँ पे बोला है वॉरियर्स ऑफ कनेक्शनिज्म चैलेंजेस द एजिंग स्टॉलवर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, राइट। फिर उसके बाद हम लोग जब आगे जाते हैं तो हम लोग हमेशा यही समझते हैं ना, जब हम लोग सुनते हैं कि व्हाट इज रेवोल्यूशन, तो हम लोग यही समझते हैं कि रेवोल्यूशन क्या होती है कि एक रैडिकल स्ट्रक्चर चेंज आया है जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी है, या फिर कोई पुरानी चीज़ को बिल्कुल हटा दिया है, स्वीप अवे कर दिया और एक नई चीज़ स्टैब्लिश हुई है, दैट इज रेवोल्यूशन फॉर अस, है ना। तो लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अर्लियर इट वाज थॉट कि एक सर्कुलर मूवमेंट है, कि एक चीज़ स्टार्टिंग से शुरू होके वापस वहीं पर आ रही है। तो सबसे पहले ये साइंस में आई थी, पॉलिटिक्स में बाद में आई थी, पहले साइंस से स्टार्ट हुई थी। जब मैंने बताया ना एस्ट्रोनॉमी में हम देखते थे, तो सबसे पहले इसको किसने कॉइन किया था, पॉलीबियस थे, ठीक है, उन्होंने किया था। फिर उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि किस तरीके से यहाँ पे कि जो ये है ये लॉस्ट हो गया फिर आइडिया। और तो यहाँ पे रेवोल्यूशन ग्रेजुअली लॉस्ट अपना जो साइक्लिक कंपोनेंट था, जो मैंने पहले बताया, वो उसने यहाँ पे ना वो चीज़ छोड़ दी थी। और फिर वो एक किस में आ गया कि ब्रेक विद द पास्ट, ठीक है। तो लॉस्ट साइक्लिक कंपोनेंट एंड टर्न इनटू ब्रेक विद द पास्ट, कि पास्ट यहाँ पे देखो एंड में लिखा है ना कि पास्ट के साथ ब्रेक आके कुछ नई चीज स्टार्ट हो रही है, दैट इज रेवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 की बात कर रखी है। तो आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप अलग से पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे बात हुई कि रेवोल्यूशन इन साइंस आया, तो इन्होंने बताया कि कैसे शुरू हुआ, कि जैसे कैलकुलस फाउंड हुआ मैथमेटिक्स में, तो उन सब की थोड़ी यहाँ पे बातें कर रखी हैं, ठीक है। तो आप ये एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। फिर हम यहाँ आ जाते हैं, या मॉडल्स ऑफ रेवोल्यूशन इन साइंस की बात है। तो यहाँ पे दे टॉक अबाउट कि कैसे जो थॉमस कुन है, इन्होंने आइडिया ऑफ साइंस रेवोल्यूशन दिया था, ठीक है। सॉरी, हाँ। सो यहाँ पे इन्होंने दिया था। और यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इन्होंने कुछ कुछ जर्नल्स के नाम भी जो पब्लिश हैं उनके नाम लिख रखे हैं, जो उन्होंने वर्क किया था, स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड ये सब, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ है दैट इज उनके आइडिया में सबसे मेन चीज़ क्या थी, दिस वर्ड, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस बट दिस मीन्स वर्ल्ड व्यू, राइट। क्या इसका मतलब होता है, वर्ल्ड व्यू, यानी पैराडाइम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि पुटिंग अ न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टैकल्स जैसा है, ठीक है। पुटिंग अ न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टैकल्स, कि आपने एक नया चश्मा लगा लिया, अभी तक आप एक तरीके से दुनिया को देख रहे थे, एक पर्टिकुलर वे ऑफ नॉलेज जो थी डोमिनेंट थी, एंड अब दूसरी आ गई है, तो हम उसको उस तरीके से देखते हैं। उसके बाद जो ये थॉमस कुन है, इन्होंने दी कुछ स्टेजेस, ठीक है। तो अब जो इन्होंने स्टेजेस दी हैं उसमें सबसे पहली जो स्टेज है, ये इन्होंने ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन की 4 स्टेजेस हैं, कि अगर कोई भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रही है तो ये 4 स्टेजेस से पास थ्रू होगी। तो सबसे पहले होती है नॉर्मल साइंस। तो नॉर्मल साइंस में क्या होता है, ये वो फेज है जिसमें ऑर्डिनरी साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस जो होती है वो होती है, और एक जो डोमिनेंट पैराडाइम होता है ना, वो इस्टेब्लिश करती है अपनी रिसर्च एजेंडा को,
फिर उसके अंदर आने लग जाती है अनोमली, या जो यहाँ पे इनका सेकंड जो क्या कहते हैं स्टेज है, दैट इज अपीयरेंस ऑफ अनोमली। अनोमली क्या है कि कोई भी एक उसमें ना दिक्कत आ गई है जो कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, कोई पजल या कुछ दिक्कत है इन या सो कोई दिक्कत आ रही है इनकी थ्योरी में जो कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, एंड एवरीवन ट्राइज टू डू दैट। तो अब उस अनोमली के बाद जो थर्ड स्टेज है दैट इज क्राइसिस। अब क्राइसिस में क्या होता है कि जो एक इम्पॉर्टेंट अनोमली आई है ना, वो उससे क्राइसिस हो गई है और उसमें जो पैराडाइम की जो ग्रिप है ना, वो वीक हो जाती है। क्योंकि अभी तक ठीक है, एक एक स्कूल ऑफ थॉट या एक पैराडाइम जो है ना, तो उसके बाद अगर एक नया व्यू पॉइंट आ रहा है ना, तो वो क्या करता है, वो जो नया व्यू पॉइंट आएगा वो पुरानी वाली जो अनोमलीज आ रखी थी जिसकी वजह से क्राइसिस आई थी उसको सॉल्व कर रहा है, तो एक न्यू पैराडाइम जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। तो फिर जो फोर्थ स्टेज होती है वो होती है रेवोल्यूशन, कि भाई अभी तक एक पर्टिकुलर पैराडाइम जो था वो था, फिर उसके अंदर सेकंड स्टेज में क्या है, उसमें कुछ दिक्कतें आने लगी जो कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से क्राइसिस आ गई, तो जो अर्लियर वाला जो अभी तक पैराडाइम था वो वीक हो गया। तो उसी दौरान किसी ने कोई न्यू व्यू पॉइंट दे दिया है ना, जो ये वाली एनॉमलीज को जो है सॉल्व कर रहा है। तो फिर क्या होता है, फिर रेवोल्यूशन होती है। रेवोल्यूशन क्या है कि ओल्ड पैराडाइम जो है वो रिप्लेस हो जाता है न्यू बिगिनिंग से। देखो यहाँ से कि जो ओल्ड पैराडाइम है वो रिप्लेस हो जाता है नए से, और जो बिगनिंग होती है एक नई साइकिल ऑफ नॉर्मल साइंस की, जहाँ से दोबारा से नॉर्मल साइंस फिर अनॉमली उसमें आती है। तो ये एक दिस इज हाउ दिस साइकिल गोज ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने यही बात कर रखी है कि अब इसके बाद ना कुछ जो है ये बर्नार्ड कोहेन आए 1985 में, और उन्होंने रेवोल्यूशन को कैसे देखा, as passing through distinct stages, but unlike Kuhn stages, Cohen's are more precisely defined। उन्होंने और अच्छे से इनको डिफाइन किया। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि एक रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ, कि सबसे पहले एक ये ना क्रिएटिव फेज होता है जिसके अंदर एक साइंटिस्ट या जो लोग होते हैं वो एक रेडिकल न्यू सोल्यूशन लेकर आते हैं जो भी हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, या फिर एक नई थ्योरी लेकर आ जाते हैं कि भाई ये नया फ्रेमवर्क है, ऐसे ऐसे है। फिर उससे क्या होता है, उसमें थोड़ा प्राइवेट कमिटमेंट देते हैं कि भाई आप अपने आप में ना उसे लिख रहे हो, कि आप अपना आइडिया बेसिकली फ्रेम कर रहे हो इसके अंदर। फिर थर्ड में क्या होता है, ऑन पेपर की मतलब इस टाइम पे ना आपने उसको एकदम अच्छे से इम्प्रूव कर, मतलब एकदम उसको अच्छे से मतलब फॉर्म कर लिया, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर कर लिया प्राइवेट कमिटमेंट में उसको। अब आप उसको अच्छे से उसको पब्लिश करा रहे हो, लोगों में वर्बली इतना फेमस कर रहे हो कि भाई ये मेरी थ्योरी है, मेरी थ्योरी है, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। उसके बाद लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप उसको कहीं ना कहीं थोड़ा इम्प्रूव और पॉलिश भी कर रहे हो। ठीक है, फिर इसके अंदर आती है फोर्थ चीज की कन्वर्जन हो रही है, कि जो आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो आपने उसे कन्वर्ट कर दिया, है ना, दिस वाज इट। फिर इसके अंदर ना वो बोलते हैं मोर इम्पोर्टेंट देन हिज मॉडल ऑफ स्टेजेस, कोहेन ने प्रपोज किया 4 क्राइटेरिया जिससे आप इवेल्युएट कर सको कि कोई भी एक जो चीज हुई है वो एक रेवोल्यूशन है या नहीं। तो 4 चीजें हैं, जिस 4 टेस्ट है। पहला है कंटेम्परेरी टेस्टिमनी। अब एक चीज याद रखना, ये इसमें लेटर लिखी भी हुई है कि जो कंटेम्परेरी टेस्टिमनी है ये होनी इज इम्पोर्टेंट, बाकी 3 जो है ना वो सप्लीमेंट्री है, वो हो या ना हो ठीक है, बट पहली वाली होनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब वो क्या है, दैट इज कंटेम्प्रेरी टेस्टिमनी। इसके अंदर ये कह रहा है कि साइंटिस्ट मस्ट डिस्क्राइब एक्सपीरियंसिंग अ रेवोल्यूशनरी चेंज टू देयर डिसिप्लिन, कि जो साइंटिस्ट है ना वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आ रहा है। सेकेंड चीज क्या आती है, लेटर डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री। अब इसके अंदर क्या है, अब ये लोग क्या टेक्स्ट में, ट्रीटीज में, आर्टिकल्स उसको रेवोल्यूशन मान रहे हैं। थर्ड क्या है, हिस्टोरियंस जो है वो उसको कह रहे हैं कि ये भाई रेवोल्यूशन है। फिर फोर्थ क्या, ओपिनियन ऑफ वर्किंग साइंटिस्ट, की जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग करें। अब देखो जैसे यहाँ लिख रखा है, कोहन आर्ग्यूड दैट मिथ ऑफ रेवोल्यूशन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्लूज टू द एग्जिस्टिंग ऑफ द मेजर चेंज इन साइंस, की अब इसकी वजह से कुछ नया ही, कुछ बदलाव, एक नई व्यू पॉइंट ही आ रहा है ऑल टुगेदर, है ना, कुछ एकदम आपने एकदम एक्सेप्शनल चीज कर दी है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज इम्पोर्टेंट, सॉरी, इट इज इम्पोर्टेंट, हाँ,
It is important to bear in mind the supplementary nature of final three criteria of रेवोल्यूशन की बाकी तीन ये जो है ना ये सप्लीमेंट्री नेचर है। और यहाँ पे फिर उसने बोला है कोहेन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज एज अ रेवोल्यूशन एनी इवेंट दैट वाज नॉट रिकॉग्नाइज एज रेवोल्यूशनरी बाय दोज हु लिव थ्रू इट। ठीक है, मतलब बाद में कोई भी ओपिनियन आए रिगार्डलेस ऑफ लेटर ओपिनियन, जो लोग उस वक्त हैं अगर वही उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं एज रेवोल्यूशनरी, आप कैसे बोल रहे हो कि वो रेवोल्यूशन थी। ठीक है, तो ये था कोहेन का व्यू। उसके बाद ये रॉय पोर्टर आ गए, इन्होंने बोला कि भाई जो रेवोल्यूशन है ना तो वो किस लिए होता है कि आप ना ओवरथ्रो कर सको एक एंड्रेंच्ड ऑर्थोडॉक्सी जो एकदम घुसी हुई है, उसको आप ओवरथ्रो कर रहे हो। दूसरा यहाँ पे वो बात कर रहा है ग्रैंडियर ऑफ स्केल की एंड अर्जेंसी ऑफ टेम्पो की। ठीक है, कि कितना कितना कितने रेट पर हो रहा है और कितना अर्जेंट है वो आना इज इम्पोर्टेंट। फिर उसने बोला कि रेवोल्यूशन कभी साइलेंट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे इस चीज की बात कर रहा है जब आप ये चीज पढ़ोगे कि कि श्योरली साइंटिफिक रेवोल्यूशन एटलीस्ट मस्ट बी इंटरनेशनल, कि इंटरनेशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक एरिया में हो रहा है तो वो पैराडाइम चेंज कब होगा, वर्ल्ड व्यू है ना, नेशनल व्यू थोड़ी है, वर्ल्ड व्यू इंटरनेशनल होना चाहिए, हर कोई रिकॉग्नाइज करे उसको एज एज अ पैराडाइम या एज अ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ रेवोल्यूशन इन साइकोलॉजी की हम बात करेंगे। तो अभी तक वी नो कि भाई अर्लियर वी हैव मेंटलिज्म। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी जो इंट्रोस्पेक्शन है उससे हम किसकी तरफ मूव कर चुके हैं, बिहेवियरिज्म की, जो जॉन बी वॉटसन ने दिया था, जिसमें हम लोग साइंस ऑफ बिहेवियर एंड इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। राइट, ये हम सबको पता था कि हमने किस तरीके से ये चेंज आया है कि कॉन्शियसनेस से और जो इंट्रोस्पेक्शन थे उससे हम लोग बिहेवियर एंड इम्प्लीमेंटेशन पे शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो चेंजेस जो होते हैं ना ये बहुत ग्रेजुअल थे, ये रेवोल्यूशनरी नहीं थे। रेवोल्यूशन होता है एकदम उसी वक्त, ये बहुत ग्रेजुअल चेंजेस थे। ठीक है, तो इट इज मोर यूजफुल टू लुक ऑन द चेंजेस एज ग्रेजुअल रादर देन रेवोल्यूशनरी। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, डिड मेंटलिज्म कॉन्स्टिट्यूट अ पैराडाइम डोमिनेटिंग साइकोलॉजी, कि क्या मेंटलिज्म एक पैराडाइम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब क्यों नहीं था हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मतलब पहले तो ये बात करेंगे था या नहीं था, नहीं था तो क्यों नहीं था, था तो क्यों था। ठीक है, तो सबसे पहले जो विलियम वुंट है, ठीक है, इनकी यहाँ पे बात कर रखी है कि इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन जो थी वो दी, ये हाईली क्रिटिकल था ट्रेडिशनल आर्म चेयर मेथड से। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये बोलता है कि जो ट्रेडिशनल आर्म चेयर मेथड है दैट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो उसने बोला कि भाई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो नहीं करनी चाहिए हमें, हमें ना उसकी जगह एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। अब एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन क्या है कि ये ना आप कंट्रोल क्या इसके अंदर आप कंट्रोल स्टैंडर्डाइज कंडीशन में इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ इंसान के उसको नहीं देख रहे हो कि वो क्या हुआ था, उसको एक स्टैंडर्डाइज कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप देख रहे हो। और इसके अंदर उन्होंने ज्यादा चीज देखो बात किस चीज की करी है, केयरफुली कंट्रोल स्टैंडर्डाइज कंडीशन। एंड इसने बात की थी रिगरसली अबाउट कि कंट्रोल होना चाहिए, रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए, सिस्टमैटिक वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और एक वैलिड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होना चाहिए। किसने बात की थी, विलियम वोंट ने। ठीक है, ये मेंटलिज्म चल रहा है अभी। ठीक है, उसके बाद आते हैं विलियम जेम्स, ये बोलते हैं कि नहीं, इन्होंने एकदम उल्टा ही बोल दिया कि ये जो वुंट है वो गलत बोल रहा था, जो ट्रेडिशनल मेथड है जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ऑर्डिनरी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज बेस्ट, इन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला। फिर उसके बाद एडवर्ड बी टिचनर आ जाते हैं। अब ये जो टिचनर है ये बोलते हैं, इन्होंने ना ये फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी है। आप लोगों ने जब बेसिक साइकोलॉजी में पढ़ा होगा तब भी पढ़ा होगा इसके बारे में, बट ही टॉक्स अबाउट कि इन्होंने ना स्ट्रक्चरलिज्म तो दिया है, साथ में इन्होंने फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन भी दिया है कि सॉरी या तो उन्होंने फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन भी दिया है। जो एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन किसने दिया था, विलियम वुड ने, उसकी फॉर्म दी है इन्होंने, उसका नाम दिया रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ रिमेम्बर्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने इसकी बात कर रखी है। ठीक है, इस पैराग्राफ में कि इन्होंने एक नया इंट्रोस्पेक्शन का मेथड दिया। ठीक है, उसके बाद
retrospective analysis of remembered consciousness and generation of long descriptive protocol. ठीक है, ये डेविएटेड थे फ्रॉम वुंड के क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रिक्ट कंट्रोल, की स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सिस्टमेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती है. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि देयर वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट ओवर हाउ साइकोलॉजी शुड एक्सप्लेन इट्स फाइंडिंग. ठीक है, यहाँ पे इस चीज की बात हो रखी है. और इन्होंने यहाँ पे ये भी बात कर रखी है, यहाँ पे अब जब यहाँ हो के तो यहाँ पे बात हो रखी है इमेजलेस थॉट कंट्रोवर्सी की. तो इसमें इमेजलेस थॉट कंट्रोवर्सी पता है क्या थी, इसमें वो लोग बोल रहे थे कि कैन वी थिंक विदाउट मेंटल इमेजेस, क्या हम सोच सकते हैं, ये 1910 में बोला था. बट इसका यही आया था इसका क्रिटिसिज्म कि भाई कुछ चीजें होती हैं जो हम जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, जैसे जस्टिस है. जस्टिस के बारे में ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, जब आप इनके बारे में सोचोगे तब जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में कोई इमेज आए, राइट. तो ये चीज थी. अब यहाँ पे इन्होंने बात कर रही है कि किस तरीके से ट्रिशनर ने डिस्टिंग्विश की टू अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी, स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी एंड फंक्शनल साइकोलॉजी. ठीक है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात कर रखी है. और वही कि गिवन द नेचर ऑफ डेप्थ ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द फाउंडर्स ऑफ साइकोलॉजी देयर वाज नो सिंगल पैराडाइमिक एंशिएंट रिजीम ऑफ मेंटलिज्म. ठीक है, और बिहेवियरिज्म टू ओवरथ्रो रेवोल्यूशनरी. ठीक है, कि मतलब बिहेवियरिज्म मेंटलिज्म के बाद आया, बट मेंटलिज्म ही कोई रेवोल्यू मतलब कोई पैराडाइम नहीं था, तो बिहेवियरिज्म उसे ओवरथ्रो कैसे करेगा. ठीक है, अगर मेंटलिज्म एक पैराडाइम ही नहीं था तो हाउ कैन वी लाइक हाउ कैन बिहेवियरिज्म ओवरथ्रो इट. तो was mentalism experiencing difficulties brought on by anomalies shortly before 1930. 1930 जब आपका वो आया बिहेवियरिज्म, उससे पहले कोई अनोमलीज थी या क्या था, क्यों नहीं था ये पैराडाइम, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो उससे पहले हमने यही बात की है कि इंट्रोस्पेक्शन में लोगों का अग्रीमेंट ही नहीं हुआ. अगर आप देखो ना पैराडाइम में क्या होता है, सबका सेम अप्रोच होता है, वो कुछ आर्डन. बट यहाँ पे वुंट का, टिचनर का और जेम्स का, इन तीनों का इंट्रोस्पेक्शन, ही दोनों तीनों अपनी अलग अलग साइंसेस दिए जा रहे हैं, एग्रीमेंट ही नहीं था. ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वाज द वेरी फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट ना, जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ आगे और चीजें आई, बट लाइक इनका अग्रीमेंट ही नहीं था. ठीक है, अब जैसे टिचनर ने हमने बात की कि भाई स्ट्रक्चरलिज्म दिया कि हम ब्रोकन डाउन कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, जैसे कि सेंसेशन, इमेजेस, फीलिंग्स में. फंक्शनलिज्म वही डार्विन से बहुत एसोसिएटेड था, है ना. फिर इमेजलेस थॉट वाला जो मैंने बताया कि वो ना, इमेजलेस थॉट जिस टाइम पे आया था ना 1910 के बाद, उसी के बाद आप देख रहे हो कि बिहेवियरिज्म किस तरीके से वो थोड़ा ना इररिलेवेंसी आने लगी. अब यहाँ पे जो अनोमली आ रही है, तो इसके अंदर अनोमली जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ये कहता है कि 1910 से 12 में डिफिकल्ट था फॉर साइकोलॉजी. अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट की बात कर रखी है कि लोगों के अंदर ना डिससेटिस्फैक्शन तो थी. ठीक है, कि उन्हें पता नहीं था कि ये कि फील्ड कहाँ जा रही है, किस चीज़ के अबाउट है. और यहाँ पे उन्होंने बात कर रखी थी कि किस तरीके से साइकोलॉजी चलती है. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसकी बात की थी. फिर उन्होंने बोला था कि ये जो साइकोलॉजी है वो किसके बारे में होगी, कि कॉन्शियसनेस या किस चीज़ की, सब चीज़ चेंज हुए जा रही थी. और मेन जो इशू था वो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बिहेवियरिज्म था वो डिक्लेयर द प्रॉब्लम ऑफ इमेजलेस थॉट इररेलेवेंट. जो इमेजलेस थॉट जो पहले बात चल रही थी, तो उन्होंने बोल दिया बिहेवियरिज्म ने आके कि भाई ये तो है ही इररेलेवेंट. और उसके बाद साइकोलॉजी में जो रियल अनोमलीज, जो दिक्कत आई, जो पैराडाइम में जनरली आती है, वो ये थी कि यहाँ पे समझ नहीं आया था कि साइकोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड करें. अडल्ट ह्यूमन कॉन्शियसनेस करें या एनिमल की करें, चाइल्ड की करें, नॉर्मल की करें, क्लिनिकल की करें. एंड हम इंट्रोस्पेक्शन एनिमल से तो नहीं करवा सकते हैं ना, है ना. तो वही सब चीज़ें हैं. तो कुछ ये दिक्कतें आ रही थी उस वक्त. ठीक है, फिर उसके बाद अब आ जाता है कि वॉज देयर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ इंटेंस क्राइसिस एंड स्ट्रगल लीडिंग टू ब्रेक विजिबल. कि मतलब बहुत इंटेंस कोई क्राइसिस, अब आपने बोला कि जो स्टेजेस हमने थॉमस कुन की पढ़ी थी कि भाई एक थॉट था, फिर आप अनोमली आई, अनोमली के बाद क्राइसिस. तो चलो अनोमली आपने बता दी, तो क्राइसिस या स्ट्रगल था क्या जिसकी वजह से कुछ आया. तो यहाँ पे इन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई 1892 से 1912 तक आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड
कॉन्टिन्यूसली विदाउट ब्रेक फ्रॉम द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस टू स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, वही जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे इन्होंने वही जॉन ड्यूई की बात कर रखी है कि ये जो साइकोलॉजिस्ट है इन्होंने रिकग्नाइज की थी द वैल्यू ऑफ देयर डिसिप्लिन माइट हैव क्रिएटेड न्यू मीन्स ऑफ सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। तो वही है, यहाँ पे लोगों ने अटेंशन जो है ना वो जो है वो शिफ्ट हुआ फ्रॉम कॉन्शियसनेस से एडजस्टिव बिहेवियर की तरफ, कि आप किस तरीके से बिहेवियर में एडजस्ट होते हो। तो अब इस टाइम पे ना यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने ये बात की कि अमेरिका में ना वो इमिग्रेशन ज़्यादा हो रही थी। उस वक्त बिहेवियरिज्म भी आया था, तो उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से लोग सोशली एडजस्ट हो रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे बाद में बिहेवियरिज्म है ना आ रहा है। अब यहाँ पे जेम्स की प्रेगमेटिज्म की भी बात की थी कि आइडिया वेयर क्या कहते हैं, जहाँ पे आप देख रहे हो यू नो वेयर जो आइडियाज वर वैल्यूड ऑन देयर फेस वैल्यूज या कैश वैल्यूज, कि उसका इफेक्ट क्या है हमारे बिहेवियर पे। ठीक है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे, देखो प्रेगमेटिज्म जेम्स का, कि हम उनकी कैश वैल्यू पे देखते हैं। ठीक है, कि उनका हमारे इफेक्ट पे क्या आ रहा है। इन शॉर्ट आइडियाज वर वैल्यूड बाय देयर इफेक्ट ऑन बिहेवियर, कि उनका बिहेवियर पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो यही इधर हमने यहाँ तक इसमें देखा। इससे वही है, क्वेश्चन यही आ रहा है कि बिहेवियर पे चला गया है कॉन्शियसनेस से, वही जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब बिहेवियरिज्म में आते ही चीज़ों को हम ऐड करने लगे। बिहेवियर आप एनिमल का भी देख सकते हो, चाइल्ड का भी, सब चीज़ का हम देख सकते हैं यहाँ के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। नेवर वॉज देयर अ ब्रेक विजिबल, कोई ब्रेक विजिबल नहीं था कि कोई रेवोल्यूशन आ सके। और बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो में भी वॉटसन ने भी कभी ये नहीं कहा कि ये कोई रेवोल्यूशन है। ऑल्दो द वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये जो वर्ड है ये बाद में मतलब उस वक्त ना, उस वक्त जब बिहेवियरिज्म आया था तो साइंस में यूज हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वर्ड ही नहीं आया था, लोगों को पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है। बट स्टिल जो वाटसन है उन्होंने ऐड ही नहीं किया। तो इससे क्या यूज हो रहा है, इससे जो हमारा वो जो हमने टेस्ट नहीं पढ़े थे, कंटेम्प्रेरी टेस्टिमनी ही नहीं हुई, कि जो इंसान दे रहा है उसने ही उसको नहीं माना एज रेवोल्यूशन, तो बाकी तीन स्टेज तो सप्लीमेंट्री थे, तो ये अगेन रेवोल्यूशन नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज की बात कर रखी है। आप उस इधर से ये आइडिया देख सकते हो, दिस इज व्हाट आई थिंक ऑफ इट। ठीक है, वॉज बिहेवियरिज्म एंड इंटरनेशनल रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये ना जनरली अमेरिकन वो था, फिनोमेना था। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि किस तरीके से वो गए थे बाहर और उनको लोग भी नहीं दिखे थे। अब देखो क्या है कि साइकोलॉजी एक्सपीरियंस नो बिहेवियरिस्ट रेवोल्यूशन इन 1913, इंट्रोस्पेक्टिव साइकोलॉजी डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पैराडाइम। ठीक है, कि कोई पैराडाइम नहीं था। फिर जो चेंजेस थे वो ग्रेजुअल थे। ठीक है, दूसरा नो एंड डिड नॉट अकर इन रिस्पॉन्स टू एम्पेरिकल अनोमलीज, की अनोमलीज की वजह से नहीं आया था कोई रेडिकल सोल्यूशन। और बिहेवियर साइकोलॉजी इमर्ज्ड कॉन्टिन्यूसली if rapidly out of introspective psychology, and their so-called revolution constituted recognition of change rather than making change। ठीक है, एक नया वही आ गया था, उसके उस पे बिल्ड ऑन कुछ नहीं आया था। अब यहाँ पे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की बात कर रखी है थोड़ी सी, कि बाय 1913 साइकोलॉजी हैड इंडीड चेंज्ड डीपली, albeit not in revolutionary fashion. The very subject method of psychology had changed from the description and explanation of consciousness to the description, prediction, control, explanation of behavior। तो पहले क्या था, सिर्फ डिस्क्रिप्शन, जब सिर्फ डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन थी। बाद में हम लोग जो गोल्स आज तक पढ़ते आ रहे हैं वही है कि डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, कंट्रोल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है, डिड बिहेवियरिज्म कॉन्स्टिट्यूट अ पैराडाइम डोमिनेटिंग साइकोलॉजी आफ्टर 1939, कि अब बिहेवियरिज्म था क्या पैराडाइम। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें यही है कि इफ अ डिसिप्लिन सच ए साइकोलॉजी डिबेट कर रहा है फाउंडेशनल क्वेश्चंस पे, इट इज नॉट अ पीरियड ऑफ नॉर्मल साइंस। तो ये नॉर्मल साइंस ही नहीं है, फाउंडेशनल क्वेश्चन ही नहीं है। और इफ अ मूवमेंट सच एज बिहेवियरिज्म डिबेट फाउंडेशनल क्वेश्चन, इट इज नॉट अ पैराडाइम, देयर वाज देयरफॉर नो पैराडाइमिक
एंशियंट रिजीम ऑफ बिहेवियरिज्म में नहीं था। फॉर कॉग्निटिव साइकोलॉजी की वो ओवरथ्रो करे जो हमने पहले बात करी है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी आई थी ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, तो वो ओवरथ्रो किया करेगी जब बिहेवियरिज्म ही नहीं था एक पैराडाइम। फिर वॉज बिहेवियरिज्म एक्सट्रीम, अब वही यहाँ पे इसमें क्या अनॉमली थी? इट इज नॉट ऑब्वियस हाउएवर दैट द बर्थ ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी ओड एनीथिंग टू एम्पेरिकल अनोमलीज, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है ना। ऐसा नहीं है कि बिहेवियरिज्म से कुछ कुछ नया हमने कुछ देख के अनोमली में कोई दिक्कत आई उस बिहेवियरिज्म की थ्योरी उससे कुछ ड्यू हुआ, नहीं, ठीक है। और वो उसको इनोवेशन की हम सॉल्व कर रहे हैं उससे आई है, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इंडीड द मेजर कॉज एंड सपोर्ट ऑफ द रिवाइवल ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी केम फ्रॉम आउटसाइड साइकोलॉजी इटसेल्फ। अब यहाँ पे आउटसाइड क्या बात हुई है कि उस वक्त कंप्यूटर्स आ गए थे, तो उन्होंने कंप्यूटर्स देखा, तो उन्होंने ना कंप्यूटर से उसको लिंक किया, ना कि साइकोलॉजी के अंदर ही बिहेवियरिज्म से कुछ लेकर लेकर आ रहे हैं। बिहेवियरिज्म में वही है ना, बिहेवियरिज्म में भी बाद में दिक्कतें आ रही थी कि वो लोग कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि सीधा स्टिमुलस से रिस्पॉन्स आ रहा है, बीच में मीडिएशनल रिस्पॉन्स वगैरह भी चालू हो गया था, है ना। तो अब यहाँ पे वही है कि साइकोलॉजी डिड नॉट गेट इट्स ओन इन्फ्लुएंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइंस अंटिल नेसेर। अब इसमें वही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो हम लोग पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 12 से पढ़ते आ रहे हैं, वॉज टेकन ओवर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस से लिया गया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और इसी वक्त कंप्यूटर्स वगैरह बहुत चर्चा में थे और आ गए थे। द प्रेशर्स मेकिंग फॉर चेंज इन साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही बात कर रखी है कि नॉट फ्रॉम इंटरनल टेक्निकल फेलियर्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च बट नॉट कंसेप्चुअल, प्राइमरी ड्रिवन बाय फोर्सेस आउटसाइड ऑफ साइकोलॉजी। वॉज देयर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ इंटेंस क्राइसिस एंड स्ट्रगल लीडिंग टू अ ब्रेक विजिबल, अब इसमें भी कोई ब्रेक विजिबल चेंज आया था क्या? तो गार्डनर ने क्या कहते हैं, नेवर एडवांस्ड अ केस ऑफ फॉर रेवोल्यूशन बट कामली नरेटेड द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, कि वो बढ़ती गई, बाद में उसके अंदर चीज़ें आती गई, है ना। कि उसमें थोड़ा रेफरेंस भी दिया कि बिहेवियरिज्म और कन्फ्लिक्ट बिटवीन इट एंड कॉग्निटिविज्म में क्या था, यही थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से द कॉग्निटिव शिफ्ट वाज एक सेकेंड, वाज नॉट सेल्फ कॉन्शियस नहीं था। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट डिड नॉट सेट आउट टू मेक अ रेवोल्यूशन, उन्होंने कोई रेवोल्यूशन नहीं लेनी थी। अब यहाँ पे जेनकिंस टेस्टिमनी सजेस्ट दैट देयर वाज नो अवेयरनेस ऑफ रेवोल्यूशन अंटिल कुन बुक सजेस्टेड इट, तो कुन की बुक नहीं आई तब तक कोई रेवोल्यूशन का नाम ही नहीं था। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन इंटरनेशनल थी, तो बोल रहे हैं कि बिकॉज बिहेवियरिज्म वाज नॉट इंटरनेशनल द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कुड नॉट हैव बीन इंटरनेशनल, पहले वाली नहीं थी तो ये भी नहीं थी। तो यहाँ पे जो मैं बोल नहीं रही थी पहले कि ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में वो लोग गए थे, उस वक्त के ना 3 ही बिहेवियरिस्ट थे, तो लोग ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, यहाँ पे मिलने गए, बट वहाँ पे तीनों के तीनों ही नहीं थे, ठीक है। 3 बिहेवियरिस्ट इन इंग्लैंड, तीन ही पूरे इंग्लैंड में 3 ही बिहेवियरिस्ट थे, वो भी नहीं प्रेजेंट थे, तो वही इंटरनेशनल कहाँ से हुआ, लोग जान ही नहीं थे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ना, यहाँ पे अगर आप आउट ऑफ दिस टेक्स्ट जाओ कि थोड़ा ओरिएंटलिस्टिक व्यू भी है, या फिर हिस्टोरियोग्राफी भी आप देख सकते हो कि हिस्ट्री इज़ व्हाट हमें जो पढ़ाई जा रही है, व्हाट हिस्टोरियन से एंड नॉट व्हाट इट इज़ ऑन पेपर, क्योंकि बायसेस तो हमेशा हर जगह है। Did the cognitive revolution create a new paradigm and inaugurate an era of normal science? ऐसा है कि कॉग्निटिव साइंस से कोई न्यू पैराडाइम आया है, तो यहाँ पे इन्होंने यही बात कर रखी है कि द मेन फॉर्म टेकन बाय कॉग्निटिव साइंस वाज नॉट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पैराडाइम, कंप्यूटर मेटाफर उन्होंने बस यूज़ कर लिया था, ठीक है। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी आ गई, इसके अंदर इन्होंने यही बात करी है थोड़ी सी। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकोलॉजी क्या है, मेन स्ट्रीम इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि द पैराडाइम इन कुन्स रिवाइज स्कीम हैज टू कंपोनेंट्स, अ शेयर्ड एग्जाम्पलर एंड डिसिप्लिनरी मैट्रिक्स। द शेयर्ड एग्जाम्पलर इज क्लोज टू व्हाट साइंटिस्ट कॉल अ पैराडाइम, ठीक है, समवट क्लोज है, ठीक है। Being an ideal model for research in case of information processing. However, a recognized problem have been the proliferation of research paradigm. Psychology has had a difficult time establishing agreement on foundational issues.
हमेशा उनको दिक्कत हुई थी कि क्या फाउंडेशन है इसकी। बोथ इंट्रोस्पेक्टिव साइकोलॉजी एंड बिहेवियरलिज्म दैट फॉलोड वर डिफाइंड द ओनली वेगेस्ट कमिटमेंट, एकदम वेग कमिटमेंट दी थी टू द नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस। अब यहाँ पे आ जाए टू रिगार्ड कॉग्निटिविज्म अ न्यू फॉर्म ऑफ बिहेवियरलिज्म दैट इज बेस्ड ऑन द कंप्यूटर मेटाफर, कि बिहेवियरिज्म ही था, बस कंप्यूटर मेटाफर डाल दिया। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज व्हाट, स्टिमुलस आ रहा है उस पर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो वही चीज़। अब ये कंक्लूजन है, ये इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा, बट आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। तो उसके बाद तो इसमें बस रेफरेंसेस ही है, ठीक है। तो बाय दिस हम ख़त्म कर लेते हैं। बस एक की लाइन पढ़ लेते हैं। द कमिंग ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज बेस्ट रिगार्डेड नॉट एज रेवोल्यूशनरी क्रिएशन फॉर अ न्यू पैराडाइम स्लेइंग द ओल्डर वन ऑफ बिहेवियरिज्म, बट एज द अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ बिहेवियरलिज्म बेस्ड ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी द कंप्यूटर, कि बिहेवियरिज्म का ही न्यू फॉर्म आया है, कुछ कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ है। सो बाय दिस let's end this video. If you still have any doubt, you can reach me out in the comment section.